प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा जन्म कुंडली के कुछ विशेष विषयों से आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे बात करूं, अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न का स्वामी केंद्र में बैठा हो, लग्न का स्वामी केंद्र में बैठा हो और चतुर्थ भाव बलवान हो या चतुर्थेश चतुर्थ भाव में बैठे हों, ऐसे जातकों का मन और हृदय पटल जिसे कहते हैं बड़ा ही स्पष्ट और साफ होता है। यह सबका आदर करते हैं। इनका विश्वास समाज के प्रत्येक वर्ग पे अपने ही जितना होता है। थोड़ी बहुत जो शंका होती है वो प्रैक्टिकल विचारों के कारण आती है। ऐसे लोगों का मन जितना अपने लिए साफ होता है उतना ही दूसरों के लिए भी साफ रहता है। इसमें दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि अगर जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी शनि, मंगल, राहु और केतु के साथ बैठे हों, लग्न के स्वामी गुरु हैं, शनि के साथ बैठे हैं और केतु के नवीं दृष्टि से दृष्ट हैं, अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है या बनेगी किसी भी जातक की कुंडली में, तो कई बार उसके लक्ष्य जो होते हैं वो समाज सेवा के ज़्यादा होते हैं और उसका लक्ष्य बहुत सारा धन अर्जित करना तो चलो ठीक है, होता ही है, पर नाम धन से ज़्यादा कमाना चाहता है। यह दूसरा सिद्धांत है जो अगर किसी की कुंडली पर लागू होता है तो व्यक्ति का मन इस तरफ जाने वाला होता है। इसमें एक सिद्धांत और क्या कहता है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर मंगल और राहु केतु का संबंध हो तो अब यहां पे बात थोड़ी पलट जाती है और व्यक्ति कई बार अपने चापलूसों से घिरा हुआ रहता है, जो उसको ये कहते नहीं ठीक है आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। या दूसरा, इसका एक अच्छा पक्ष ये होता है, प्रत्येक योग के दुर्योग के अच्छे और बुरे दोनों पक्ष होते हैं। तो अगर ये मंगल बैठे तो एक संपूर्णतया फलादेश निकलेगा कि व्यक्ति पराक्रमी होगा, या ये कहें कि वो अपने माता पिता से ज़्यादा धन कमाने वाला होता है या माता पिता से ज़्यादा नाम और यश कमाने वाला होता है। ये इसके सकारात्मक पक्ष हैं। पर नकारात्मक ये होगा कि अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल बैठे हों और उस पर राहु और केतु की दृष्टि हो, अलग बात है कि इस पर एक शुभ ग्रह की भी दृष्टि है, तो इसके अब सकारात्मक पक्ष में ये वृद्धि होगी कि सकारात्मक तो बता दिया, नकारात्मक ये होगा कि व्यक्ति सशंकित रहता है अपनी सफलता को लेकर। इसको मैंने क्यों सफलता से जोड़ा है? क्योंकि पराक्रम करता है, पराक्रम तीसरा भाव होता है, तीसरे भाव से पराक्रम का विचार किया जाता है। तो जब वहां पे पाप ग्रहों का संघर्ष होता है, पाप ग्रह का समर्पण होता है, ज्यादातर उस ग्रह पे, उस भाव पे पाप ग्रह की दृष्टि रहती है या बैठा होता है, तो व्यक्ति को निस्संदेह पराक्रमी बनाता है। अब विचार करिए कि जब व्यक्ति पराक्रम करेगा तो अपने परिणामों की भी चिंता करेगा, तो परिणाम की जब चिंता करता है तो कई बार वो सशंकित हो जाता है, नहीं मुझे परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब एक सिद्धांत और है जो अगर आप लोगों में से किसी की कुंडली पे ये लागू हो रहा हो कि अगर लग्नेश लग्न को देखते हो, लग्न पर शनि की दृष्टि हो, लग्नेश गुरु लग्न को देखते हो, लग्न पर शनि की दृष्टि हो, ऐसे जातक का घर बहुत बढ़िया होता है और उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। ये भी एक बहुत ही शुद्ध बात होती है। ये 5-4 सिद्धांत अगर आपकी कुंडली पे लागू हो रहे हैं तो निस्संदेह आपको इस तरीके का फल देखने को मिलेगा। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम है जिसमें मैं सबसे पहले आपका परिचय जातक की कुंडली के पंचांग से कराता हूं। जन्म हुआ जातक का ज्येष्ठ माह में। ज्येष्ठ माह में जन्मे लोगों की वाणी बड़ी शुद्ध होती है और सबको आदर देना जानते हैं। उनका नियंत्रण क्रोध पे बहुत ज़्यादा होता है, दूरदर्शिता उनकी सभी लोगों को भा जाती है और समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। उन्हें आर्थिक मजबूती से ज़्यादा सैद्धांतिक मजबूती पसंद होती है और वो सदैव अपने यश, कीर्ति, सम्मान के पीछे भागने वाले होते हैं। पद और प्रतिष्ठा की उन्हें विशेष लालच नहीं होती। हाँ, पर उनका ध्यान इस तरफ जरूर होता है कि मेरी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे, प्रतिष्ठा पे कोई आंच ना आए।
सबसे उनका आदर होता रहे, सब उनका आदर करते रहें। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा ये जातक को धनवान बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, मतलब देखने में भी सुंदर, मन वाणी बुद्धि चित्त बड़ा व्यवस्था में विश्वास है, और सरकार की कमी और मजबूती में बहुत जो है वो एक दृष्टि होती है कि कहाँ कमजोरी है और कहाँ मजबूती है। तर्क बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित तर्क नहीं करते। तार्किकता आती है चंद्रमा से। चंद्रमा जब जन्म कुंडली में व्यवस्थित होते हों, हालांकि यहाँ नीच के हैं, पर उनका नीच भंग जन्म कुंडली में मंगल की दृष्टि के कारण हो रहा है। बहुत अच्छी बात होती कि मंगल केंद्र में आ जाते, पर कोई बात नहीं है, भाग्य भाव में बैठे हैं तो यहाँ उनका दोष उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि भाग्य भाव में वैसे भी चंद्रमा दूषित नहीं होते हैं, और खास करके जब चंद्रमा पापग्रह नहीं हो तो वो कोई फर्क विशेष नहीं पड़ता है कि वो क्या नीच क्या उच्च, क्योंकि वैसे भी आचार्यवर ये भी लिखते हैं कि चंद्रमा को अनुराधा नक्षत्र का दोष नहीं लगता है। तो शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होंगे, जो व्यक्ति को धार्मिक, सैद्धांतिक, न्यायप्रिय, गंभीर, विश्लेषण करने वाला, वस्तु का जो वस्तु विश्लेषण है, विषय वस्तु का बहुत अच्छा विश्लेषण करने वाला, जानकार, अनुभवी और सारगर्भित तत्व से युक्त बात करने वाला होता है। अगर जन्म कुंडली में गुरु लग्न को नहीं देखते तो व्यक्ति पूर्णतया निगेटिव हो जाता, मतलब फिर झक्की हो जाता, आलसी हो जाता, प्रमादी हो जाता, ईर्ष्यालु हो जाता, पापी हो जाता, निष्क्रिय हो जाता, हिंसक हो जाता, शराबी हो जाता, जुआड़ी भंगेड़ी, सब सारे दुर्गुण आ जाते। लेकिन लग्न अगर लग्नेश से दृष्ट हो और जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव बली हो, चतुर्थेश चतुर्थ में बैठे हो, लग्न पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि जा रही हो, तो कुंडली का पक्ष अच्छा बन जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो अच्छी बात बनेगी कि लग्न का मान बहुत उत्तम प्रकृति का निर्माण कर रहा है। मतलब लग्न अगर 12 अंश का है तो इसे प्रबुद्ध लग्न कहते हैं, जो जातक के निर्णयों को स्वयं सत्य सिद्ध करता है। उपयोगी होते हैं ऐसे लोग समाज के लिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, मन बिल्कुल साफ है, सोमवार को जन्मे हैं तो क्रोध वैसे भी बड़ा कम है, वक्त पे आता है, और अगर क्रोध आए तो फिर व्यक्ति अपनी पहचान से उसे बिल्कुल ही सामान्यतया सामने वाले को धूमिल कर देता है, शांत कर देता है। अनुराधा नक्षत्र, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ठाकुर जी की पूजा करिए, भोले बाबा की भी पूजा करिए, पर सब में व्यक्ति की भक्ति रहती है, कोई एक का उपासक नहीं होता, सबके प्रति उसकी श्रद्धा होती है। गुलाब के पौधे की जड़ गले में धारण करना चाहिए। गुड़, शहद, मीठा जल, मिश्री, ये सब दान करना चाहिए, और कोई मिले तो उसे गुलाब का पौधा जरूर देना चाहिए। दूसरा कि ऐसे लोगों को मित्राय नमः, इसके जो अधिपति देवता हैं अनुराधा नक्षत्र, वैसे तो शनि का नक्षत्र है, पर इसके जो अधिपति स्वामी देवता हैं वो मित्र नाम के, अधिमित्र नाम के देवता हैं। तो ऐसे लोगों को ओम मित्राय नमः इस मंत्र का जप निरंतर करते रहना चाहिए, या इसे हमेशा याद रखना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण और देवगण, इससे ज्यादा बढ़िया इस कुंडली में और कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण वर्ण और देवगण में हुआ हो, वो व्यक्ति किसी के बारे में बुरा और बैर रख ही नहीं सकता है। भाव स्पष्ट है, ज्ञानी है, ज्योतिष को समझने वाला है, तर्क विद्या का विशारद है, संगीत में रुचि है, कला को जानने वाला है, रंगों का कॉम्बिनेशन उसे बहुत अच्छा पता है, जैसे बिजली की बहुत छोटी छोटी बारीकियों को समझने वाला होता है। अगर बिजली में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, इधर का तार उधर गया तो पूरा खत्म, जल के राख। तो ऐसे लोगों को बहुत बारीक चीजों का बहुत विशेष ज्ञान होता है ना, और तत्वदर्शी होते हैं, साधुओं की परख होती है। इनके मन में बहुत ही भास जाता है कि हाँ कौन सही है कौन गलत है, तुरंत उनके अंदर की बात पता चल जाती है कि हाँ ये व्यक्ति क्या दिमाग लेकर के मेरे पास आया है ना। तो इतनी सारी अच्छाइयां हैं इस कुंडली में। अब मैं यहाँ से इस कुंडली के बारे में और भी थोड़ी सी बात करूं तो लग्नेश का लग्न को देखना आयु संपन्न और स्वभाव संपन्न बनाता है। धन भाव के स्वामी का पराक्रम में जाना मेहनत से धन कमाता है, पर व्यक्ति के पास निश्चित रूप से धन तो रहेगा। आयुर्वेद का भी वो जानकार होता है, बिजली का जानकार होता है, भौतिक और रासायनिक पेट्रोलियम का जानकार होता है, तकनीक का जानकार होता है मंगल के कारण। तृतीय भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में जाना
पराक्रम से धन की प्राप्ति, मेहनत से सुखों की प्राप्ति और न्यायप्रिय होने के कारण यहाँ बहुत अच्छा गर्म जो है वो छुपी हुई बातों को जानने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला। चतुर्थेश का चतुर्थ में बैठना थोड़ी कमजोरी होगी यहाँ, क्योंकि बुध जो है वो वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति के मानसिक शांति को भंग होते हुए भी देखा जाता है और प्रायः अपने भविष्य को लेकर के व्यक्ति को चिंताओं में ग्रसित होते देखा जाता है, या जिस विषय या जिस को लक्ष्य बना करके वो चलता है उसमें प्राप्त और अप्राप्त होने का डर उसे सताता रहता है। ये इस वजह से होगा क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र जब कभी भी एक भाव में एक साथ बैठ जाते हैं तो ये कई बार व्यक्ति को उस जो उसकी शांति होती है, उस भाव से मिलने वाला सुख होता है, उसमें कई बार वो दूरी पैदा कर देते हैं, या व्यक्ति को ये लगता है कि अब मैं बिल्कुल लक्ष्य के निकट हूं, लेकिन जैसे वो लक्ष्य के निकट पहुंचता है, महसूस करता है, वैसे ही और वो दूर चला जाता है। चतुर्थ के बाद पंचम भाव के स्वामी जो चंद्रमा हैं वो नवम भाव में बैठे हैं। पंचम स्थान में राहु कई बार विद्या अध्ययन में महारत हासिल तो करते हैं, ऊंची शिक्षा अच्छी होती है, पकड़ अच्छी होती है, पर उस क्षेत्र से कोई विशेष फायदा नहीं होता है ना। और यहाँ पे कई बार पाचन तंत्र, पेट में गड़बड़ी होती है, लेकिन व्यक्ति को चूंकि गुरु और शनि लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से समझदारी से वो अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ही बैलेंस किया रहता है। छठवें भाव के स्वामी सूर्य हैं, ये चतुर्थ में बैठे हैं, तो व्यक्ति को सरकार से जोड़कर काम करते देखा जाता है। सरकारी संपत्ति, सरकारी लोग, सरकारी जो है वो पद पे रहते हुए या ऐसे क्षेत्रों से जोड़कर या जुड़कर काम करते हुए देखा जाता है, वहां से उसे धन प्राप्त हो जाता है। तो कई बार राजनीतिज्ञों से जोड़कर मनोनीत सदस्य बन जाएं या राजनीतिज्ञों से जुड़कर अपना काम बन जाए धन कमाने का, ये सब भी योग इस कुंडली में सूर्य के कारण बनेगा। पर मानसिक अशांति और गृह क्लेश कई बार यहाँ के कारण बन रहा है। सूर्य बुध, गृह क्लेश का अर्थ परिवार के सदस्यों में मति भंग नहीं होता, मतलब हमारा मन कई बार असंतोषीपन की प्रवृत्ति में चला जाता है। सप्तमेश का चतुर्थ में बैठना, अब याद रखिए, जब कुंडली मीन लग्न की बने, धनु लग्न की बने, कन्या की बने, मिथुन की बने, तो ये द्विस्वाभाविक लग्न है, मतलब ये राशियां द्विस्वाभाविक हैं। और जब द्विस्वाभाविक राशि का निर्माण जन्म कुंडली के केंद्र में होता है तो सप्तम भाव में बैठा ग्रह बाधक हो जाता है। चाहे वो कोई भी ग्रह हो, अगर सप्तम भाव में बैठेगा तो वो बाधक की भूमिका में आ जाएगा। यहाँ पे गुरु और शनि बाधक हो जाएंगे, यानी कि अपनी दशा काल में गुरु भी और शनि भी बाधाओं के साथ परिणाम देंगे। मीन लग्न के लोगों का जो जीवन होता है वो थोड़ा दुखी इस वजह से होता है क्योंकि वो अपने सुख से कम सुखी, दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये अपने गम को तुरंत भुला जाते हैं सामने वाले के सुख को देख करके। ये बहुत ऊंचा चिंतन होता है। ये आप सामान्यतः कलयुग के इंसानों में क्या दिक्कत आती है, कलयुगी प्रभाव क्या है कि हम अपने दुख से कम दुखी, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी हैं। जबकि यहाँ मीन लग्न वालों पे ये बात उल्टी घटित हो जाती है। वो अपने दुख से कम होते हैं दुखी, सामने वाले के दुख से ज्यादा दुखी होते हैं। उनको अपना दुख दर्द बहुत जल्दी भूल जाता है। वो समाज के लिए ज्यादा होते हैं, लोगों के लिए ज्यादा होते हैं, जीवों के लिए ज्यादा होते हैं। तो ये यहाँ पे बात हो। लेकिन ये दोनों ग्रह जो गुरु और शनि हैं, ये परिणाम देंगे थोड़े रुक करके बाधाओं के साथ। उसके बाद अष्टम भाव के स्वामी जो शुक्र हैं वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ये बेवजह की चिंता भी देते हैं। और अष्टमेश जहां बैठे हैं उनके ठीक पीछे मंगल और केतु का प्रभाव है, यानी कि अष्टम भाव का स्वामी जहां बैठा, छठवें भाव के स्वामी जहां बैठे, चतुर्थेश जहां बैठा, उनके ठीक पीछे मंगल और राहु केतु का प्रभाव कई बार इन भावों को कमजोर करेगा। तो किन भावों को कमजोर करेगा? प्रतियोगिता को। व्यक्ति कई बार सरेंडर कर जाता है। और यहां अष्टम भाव, अब जरा विचार करके देखिए, एक सिद्धांत यहां पे ये लागू होगा कि अगर जन्म कुंडली का छठा और आठवां भाव खाली हो, इसे अपने आप में एक महान राजयोग कह दिया जाता है। तो इस हिसाब से व्यक्ति का जो प्रभाव है वो जातक के जीवन बहुत ऊंचा मिलता जाएगा। उसका सुख, उसका लाभ, उसका धन, उसका यश, उसकी समाज में प्रतिष्ठा, ये तो बहुत अच्छी है। पर ये जहां बैठेंगे अब वहां नुकसान करेंगे। तो कहां नुकसान कर रहे हैं? चतुर्थ भाव में ही छठवें भाव के स्वामी बैठ गए और चतुर्थ भाव में ही अष्टम भाव के भी स्वामी बैठ गए। तो छठवें और आठवें भाव के स्वामी जिनको अलग अलग या कहीं और बैठना था, हालांकि बैठना तो इनको कहीं नहीं था, यहीं बैठते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन साथ बैठ गए हैं। इस वजह से कई बार प्राप्त हुआ विषय भी हाथ से निकल जाता है। मतलब वो एक शिखर तक पहुंचता तो है अपने लक्ष्य को लेकर के, जहां वो जिसका वो लक्ष्य बना करके चलता है,
फिर पर जैसे जैसे वो ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे उसकी चुनौती में और भी लोग जुड़ते जाते हैं, उसे चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अष्टमेश आपको शांत नहीं रहने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपका मन अचानक या मन आपका जो है वो बिल्कुल ही शांत हो जाए कि हाँ, मुझे अब सब कुछ मिल गया, मुझे अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मतलब चतुर्थ भाव अगर मानसिक शांति का होता है, और मानसिक शांति तब व्यक्ति को मिलती है जब उसे लगता है कि उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। तो जब अष्टम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो आपके लक्ष्य को आसानी से आप तक नहीं पहुंचने देंगे, या आपको आपके लक्ष्य तक आसानी से नहीं पहुंचने देंगे। ये दिक्कत होती है बात इसमें। नवम भाव के स्वामी का नवम भाव को देखना और चंद्रमा और मंगल का एक दूसरे के साथ आना और परस्पर यहां उच्च के बैठे हैं, तो चंद्रमा ने अपने उच्च की राशि की सुरक्षा की है और मंगल अपने राशि की सुरक्षा कर रहे हैं। यहां पे दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और जातक को भाग्यशाली बनाएंगे। धर्म में रुचि, आध्यात्म में चिंतन बहुत अच्छा होता है, दर्शन होता है बहुत अच्छा, प्रतिक्रिया वो बहुत आसानी से किसी को बहुत बुरा वाला नहीं देता, समाज में चले तो उसका सीना चौड़ा होता है और ऐसा कोई भी कृत्य वो कभी नहीं करता है जिससे उसकी समाज में कोई किरकिरी हो। और विभिन्न शहरों के लोग उसे बहुत आसानी से जानने वाले होते हैं, मतलब उसकी पहुंच और साख उसकी बहुत मजबूत होती है। दशमेश का दशम स्थान में बैठना अपने भाव से ये पिता के कारोबार और पिता के लिए न्यायप्रिय भाग्यशाली साबित होता है। एकादशवें भाव के स्वामी का सप्तम भाव में जाना दाम्पत्य को बहुत मजबूती देने वाला होता है। यहाँ पे बहुत श्रेष्ठ सुख मिलता हुआ नजर आता है, थोड़े बहुत दर्शन के साथ। टकराव थोड़ा बहुत होता रहेगा, पर वो नेचुरली थोड़ी बात है। और 12वें भाव के स्वामी का सप्तम भाव में आना व्यक्ति को ऋण मुक्ति का योग, व्यापार से और बाहर के स्वतंत्र काम से उसके जीवन के समस्त इच्छाओं की पूर्ति होते देखी जाती है। तो ये कुंडली की छोटी बात थी। अब मैं ग्रह के डिग्री से आपका परिचय कराता हूं, जिससे ये पता चलेगा कि कौन सा ग्रह देख रहा है और कौन से ग्रह के पास दृष्टि नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जन्म कुंडली में 0 अंश पे है। इसका अर्थ होगा, अब बहुत अच्छी बात जो घटित हो गई क्या है कि सूर्य 6वें भाव के स्वामी थे, उनके पास दृष्टि नहीं है। बहुत अच्छी बात यह होती है कि जन्म कुंडली के दुह स्थान के स्वामी के पास कोई दृष्टि ना हो, तो ये सूर्य के लिए बहुत अच्छी बात हो गई। इसका मतलब होगा कि सूर्य जो है वो एक तरफा कमजोर परिणाम करेंगे, वो चतुर्मुखी चारों तरफ कमजोर परिणाम नहीं करेंगे, क्योंकि 6वें 8वें और 12वें भाव के स्वामी जहां बैठते हैं उसको तो दूषित करते हैं, जहां देखते हैं वहां भी दूषित परिणाम देते हैं। इस वजह से आप बच गए। तो जो इनका नुकसान अपनी दशा काल में होने वाला है आने वाले समय में 2033 में, उसका 25% ही आपको नुकसान होगा, बाकी 75% आपको सूर्य लाभ दे जाएंगे, जिसमें राजनीति भी शामिल होगी, पद प्रतिष्ठा, मानसिक शांति, सुख, परिवार का माहौल, बच्चों की प्रगति, ये सब शामिल होगी अच्छाई के मामले में। चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं 10 अंश पे, मतलब ये देखेंगे जिनको देखना चाहिए था। बुरा कब होता? जब चंद्रमा के पास ऐसी डिग्री होती जो अपने भाव को, अपने उच्च की राशि को नहीं देख पाते। लेकिन यहां चंद्रमा अपनी दशा काल में व्यक्ति को सकारात्मक बनाएंगे और प्रतिष्ठित भी बनाएंगे। अपनी दशा काल में वो व्यक्ति को शांति देंगे। मंगल जन्म कुंडली में वृष राशि में बैठे 13 अंश पे, मतलब इनकी दृष्टि भी जातक को शत्रुओं से और दुश्मनों से सुरक्षा करेगी, क्योंकि ये देखेंगे, क्योंकि इनके पास दृष्टि है डिग्री का। मंगल की 7वीं दृष्टि अपने भाव की सुरक्षा करेंगे। इसका मतलब होगा कि व्यक्ति का भाग्य साथ दे रहा है और आगे भी देगा। मंगल की दशा सुखी जाएगी। 8वीं दृष्टि जन्म कुंडली में जो मंगल की बन रही है वो 10वें स्थान पे बन रही है। इस वजह से यहां व्यक्ति प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाला होता है, थोड़ा डरता भी है, लेकिन उसके व्यक्ति जो होते हैं वो चहुओर फैले होते हैं। इस वजह से उसको एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण भी मिलता जाता है। ये मंगल के कारण होगा। समाज में उसका यश कभी भी समाप्त नहीं होता है और वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कदकाठी का बहुत अच्छा इंसान होता है। कदकाठी का मतलब शारीरिक बनावट नहीं, मतलब उसकी बहुत अच्छी प्रकृति समाज में फैली रहती है। मंगल की दशा भी जातक के लिए हर जगह के लिए अच्छी होगी, चाहे वो रोगों से लड़ने को लेकर के हो, चाहे वो भाग्य को लेकर के हो, चाहे उत्थान को लेकर के हो, चाहे सुख को लेकर के हो, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के हो। उसके बाद बुध जन्म कुंडली में बैठे हैं 10 अंश पे, वक्री औस्त दोनों हैं। इस वजह से ये दूषित परिणाम करेंगे कई बार, और इनकी दृष्टि जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे जाएगी तो व्यक्ति को व्यापारिक विचारों वाला बनाएगी, या व्यापारी किस्म का बहुत सूक्ष्म, जैसे जो बहुत सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला बनाएगी, तकनीक को समझने वाला, पेट्रोल हो जाए, बिजली हो जाए, उसके बाद खादान हो जाए, इंजीनियरिंग का काम हो जाए, ऐसा उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है।
उसके बाद गुरु, तो जन्म कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो बैठे हैं 7 अंश पे। इनकी भी डिग्री बहुत अच्छी होगी। लग्नेश अगर बहुत अच्छे अंश पे विराजमान है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो लग्नेश लग्न को भी देखेंगे, लाभ को देखेंगे और मंगल को भी देखेंगे। तो विचार करिए, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं मंगल, उन पर भाग्य के कारक और लग्न के अधिपति की दृष्टि व्यक्ति को बहुत अच्छा कन्विंसिंग कैपेसिटी वाला बनाएंगे। व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन है वो इतना बेहतर है कि किसी को भी अपना बना ले। और व्यक्ति ने जो प्रगति हासिल की है इसी कम्युनिकेशन के बल पे हासिल की है। तो गुरु का बल यहां मिल जाएगा। लाभ भाव पर गुरु की नीच दृष्टि जा रही है, जहां पहले से केतु विराजमान है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को जो भी चीजें प्राप्त होंगी, चाहे वो धन ही क्यों ना हो, अर्थ प्राप्त होगा अनुभवों के साथ। उसके बाद शुक्र जन्म कुंडली में बैठे हैं 19 अंश पे। ये बहुत बलवान है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। इनकी भी दृष्टि नहीं होनी चाहिए थी। इनको बढ़िया होता कि ये 0 से 6 अंश के बीच होते, पर ठीक है कि ये अष्टमेश जो है वो एक दृष्टि प्राप्त ग्रह है, इसको एक ही दृष्टि प्राप्त है। इस वजह से वो एक तरफ यहां नुकसान करेंगे और यहां नुकसान करेंगे। तो कई बार व्यक्ति का जो करियर होता है वो उहापोह वाली स्थिति में होता है या कंफ्यूजन में होता है। तो ये एक सामान्य बात होगी जो शुक्र के कारण, मतलब शुक्र की दशा में करियर जो है वो ऐसा लगेगा जैसे जहां थे वहीं अटके हैं। कुछ आगे बढ़ जाते, सकारात्मक बने हैं, कुछ सकारात्मक परिणाम मिल जाता। तो ये शिकायत शुक्र की दशा में जातक को देखने को मिलेगी। और शनिदेव जो है वो 9 अंश पे हैं, यहाँ उनकी भी डिग्री है, मतलब वो चंद्रमा को कई बार परेशान करेंगे। मन कभी कभी विचलित होगा, परिणाम प्राप्त नहीं होगा, उसके हिसाब से तो मन घबराएगा। और आलस्य, उदासीनता, क्योंकि मीन लग्न की कुंडली के लिए ये महत्वाकांक्षी और व्यय भाव के स्वामी होते हैं, जहां व्यक्ति की ऊर्जा कई बार क्षरण होते देखा जाता है। वो निगेटिव भी होता है, सेंसलेस भी होता है और बेचैन भी होता है। तो जो तत्व का ज्ञान है वो गुरु और शनि के कारण है, जो धर्म का ज्ञान है वो गुरु और शनि के कारण है। और शास्त्र में ये बात आई ज्योतिष में कि गुरु और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो वहां पे शनि का बल स्वतः बढ़ जाता है। अब शनि का बल अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? व्यक्ति जलता रहेगा, महत्वाकांक्षा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसका लक्ष्य उसे बार बार कचोटता रहता है। लेकिन गुरु की दृष्टि चूंकि लाभ भाव पे नीच की जा रही है, इस वजह से वो कई बार निगेटिव भी हो जाता है। और यही योग यहां पे दिखाई दे रहा है। बस लगे रहने की आवश्यकता है। और ये बात बहुत पक्के तौर पे साबित हो रही है कि कुंडली ने कभी गलत काम नहीं किया है। सदैव शुद्धता से अपने शुद्ध अंतःकरण के साथ ही सामने वाले से मिला है। राहु जन्म कुंडली में 8 अंश पे हैं, इनकी दृष्टि काम करेगी हर जगह, मतलब वो भाग्य भाव। अब जरा सोच के देखिए कि चंद्रमा अगर यहाँ वृश्चिक राशि में नहीं बैठे होते तो इनकी क्या हालत होती। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम मंगल की दृष्टि उन्हें मिल रही है। अगर मंगल यहां बैठ जाते तो चंद्रमा पे नहीं देखते तो ये कुंडली और भी ज्यादा मानसिक रूप से त्रस्त हो जाती, क्योंकि पहले तो राहु की दृष्टि, उसके बाद शनि की दृष्टि, और मंगल अगर भावेश होकर के नहीं देखते तो और भी चंद्रमा अकेले पड़ जाते, क्योंकि न तो उनके ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती। भाव का स्वामी अगर भाव को देखे तो भाव की सुरक्षा करता है। इस वजह से व्यक्ति का जो धर्म मिला, जो व्यक्ति को भाग्य मिला, वो इसी के कारण मिल रहा है। और जो कंफ्यूजन मिला, जो भाग्य का साथ कभी कभी नहीं मिला है, जो शिकायतें हुई, वो इसी शनि और राहु के कारण हुई। क्योंकि व्यक्ति का जो मन था वो आंदोलित हुआ, और व्यक्ति का जो लगातार पराक्रम के बाद परिणाम मिलते जाना चाहिए था, वो अगर नहीं मिला तो वो शनि के कारण था। अब आपका ध्यान मैं नक्षत्र पे लेके आता हूं। तो लग्न उत्तरा भाद्रपद का बना है। ये बहुत अच्छा है कि व्यक्ति व्यवस्थित जीवन में विश्वास करेगा और आलीशान जीवन जीता है। उसके बाद सूर्य जो है वो मृगशिरा में है, व्यक्ति को सकारात्मक बनाते हैं। और थोड़ा कभी कभी मन जो है वो बड़ा घर्षण करता है, बहुत अग्नि प्रज्वलित होती है, बहुत अचानक से हड़बड़ी पैदा होती है, अरे जीवन बीता जा रहा है और मैं यहीं का यहीं खड़ा हूं। तो ये सूर्य के कारण होता है। लेकिन याद रखिए, सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो मिथुन राशि में भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो वो फिर भी आपके जीवन को तर्क, क्योंकि केंद्र में गुरु और सूर्य दोनों बैठे हैं, ये बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा से गुरु 6ठे 8वें बैठे हैं, ये बहुत उत्तम परिणाम देने वाला होता है। कुछ मिले ना मिले, पर व्यक्ति का व्यक्ति से मिलना तो बहुत अच्छा है, नुकसान नहीं है। कई बार व्यक्ति अपने लिए ही हार्मफुल हो जाता है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होगी। व्यक्ति अपना नुकसान कभी नहीं कर सकता। अपना नुकसान तो वो नहीं कर रहा है। याद करिए, जब आप समाज का नुकसान करते हैं उससे पहले आपका नुकसान हो चुका होता है।
तो यहां पे व्यक्ति अपना नुकसान नहीं करेगा, और जब अपना नुकसान नहीं करेगा तो वो समाज के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद चंद्रमा अनुराधा में है तो व्यक्ति की समझ, ज्ञान, ज्योतिषीय तर्क, विश्लेषण, कर्म, धर्म, आध्यात्म, दर्शन, तार्किकता बहुत अच्छे है और उत्तम किस्म, मतलब चंद्रमा की दशा में मोरालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका दूसरा प्रमाण यहां से मिलेगा, वो यहां से कि केंद्र में ही गुरु और केंद्र में ही सूर्य बैठे हैं। इससे ज्यादा अर्थ और भी क्या लगाया जा सकता है कि किसी जातक की कुंडली में केंद्र में ही गुरु और सूर्य विराजमान हैं। यहां जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी हैं जो नवम में लग्नेश बन रहे हैं, जहां लग्न में ही सूर्य और चंद्रमा कई बार यहां पे इरिटेशन देते हैं या राजनीति में दिलचस्पी देते हैं। पत्नी को आगे करके राजनीति की जा सकती है ना, या महिलाओं की राजनीति करनी चाहिए, छोटे तबके की राजनीति करनी चाहिए। बड़ों से प्रेम हो, प्रकट ना हो, छोटे का प्रेम प्रकट हो जाए। समाज का जो पिछला वर्ग है उससे अपना संबंध बना करके रखा जाए या उससे संबंध विकसित किया जाए। यहां बुध चतुर्थ भाव में है जो कई बार दाम्पत्य को कमजोर कर सकते हैं। हो सकता है कि बुध की दशा में गृह क्लेश बढ़ जाए, जबकि यहां छठे भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं जो राजनीति में यहां भी एक तरीके से दाम्पत्य में या पत्नी को राजनीति में बहुत अच्छी स्थिति में लेके जाते हैं। अगर हमारा काम नहीं बन रहा राजनीति में तो हम अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी भी गुंजाइश है। क्योंकि सामान्यतः गुरु, शुक्र, शनि और केतु लड़ने वाला और सामने वाला जो है वो भयंकर होता है, प्रतिद्वंदी बहुत विशाल होता है, जिससे लड़ने के लिए आपको तीव्र और बहुत ही अच्छी राजनीति, अच्छा जो है वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी बहुत आवश्यक होता है। नक्षत्र की बात कर रहा था, मंगल जो है वो जन्म कुंडली में रोहिणी में है। इस वजह से व्यक्ति सकारात्मक होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता और निरंतर नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करता है। ये मंगल के कारण है। बुध जो है वो आर्द्रा में बैठे तो तर्क, ज्ञान, दर्शन, समझने की शक्ति, कौतूहल पूर्वक किसी बात और विषय को समझना, हर एक विषय नया है ऐसे प्रकट करके समझना और किसी भी विषय वस्तु को जल्दी अपना बना लेना, ग्रास्प कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के पास ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, दर्शन है। इस दशा काल में व्यक्ति की सामाजिक छवि और भी ज्यादा पुष्टि से आगे बढ़ती है और कभी भी समाज का कोई भी व्यक्ति, भले ही आप चापलूसों से घिरे हैं, पर लोग आपके बारे में कोई बुरी बुरी बात नहीं कहते। ये गुरु का प्रभाव है, मतलब व्यक्तित्व व्यक्ति का बहुत विशाल है, वो चरित्र के मामले में, ज्ञान के मामले में बहुत उत्तम है। गुरु की दशा व्यक्ति को बहुत सारे लक्ष्य की प्राप्ति भी करा जाएगी, अंतरदशा में भी। शुक्रदेव आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, व्यक्ति के पास जीवन में खर्च है, वो सुविधाओं पे खर्च करेगा, अपने मित्रों पे, अपने इष्ट पे, सबको बांधना है, इस वजह से उसका ध्यान ज्यादा खर्च हो जाता है। भविष्य में इनका फायदा लेना है, इस वजह से ऐसा सोच करके व्यक्ति का धन खर्च हो जाता है। ये शुक्र ऐसा ही कराते हैं। हालांकि घर बहुत अच्छा होता है, घर, परिवार, इष्ट सब अच्छे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनिदेव जन्म कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं। इस वजह से हड्डी का रोग, घाव, फोड़ा, फुंसी, दांतों का रोग, गठिया, साटिका, इस तरीके की बीमारियां जो है वो बुढ़ापे में परेशान करती है। लेकिन वक्त के हिसाब से मित्र कभी बदलते नहीं हैं। पुराने मित्र भी आज उतने ही एनर्जी के साथ उपस्थित होते हैं और व्यक्ति की मित्रता सालों साल चलती रहती है। ये शनिदेव का प्रभाव होगा। राहु जन्म कुंडली में पुष्य में बैठे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा अच्छा है। ज्ञान, सुख और जो यश नहीं मिला ना, उसमें राहु देव का कभी कभी परिणाम होता है। हालांकि केंद्र में राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और कर्क के तो राहु बहुत अच्छे होते हैं, मूल त्रिकोणस्थ होते हैं, कई बार तो इन्हें उच्च का भी मान लिया जाता है। तो इस वजह से राहु की दशा अगर कल को मिलती है अंतरदशा में भी, तो व्यक्ति को अचानक से बूम करा सकती है। और ये होगा 2035 में होता दिख रहा है और एक होता दिख रहा है 2032 में। शनि की दशा भी व्यक्ति की राजनीति के लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाली हो सकती है ना। तो छोटे तबके की राजनीति करनी चाहिए, बड़ों का सहयोग मिले और छोटों का जो है वो लाभ मिलता रहे, तो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। तो ये ग्रह के नक्षत्र की बात रही। अब मैं इसका ध्यान इस कुंडली में, कार्यक्रम में थोड़ा सा अष्टक वर्ग पे लेके आता हूं। लग्न को बहुत अच्छा अंक मिल रहा है अष्टक वर्ग में। इस वजह से ये बात कही जा सकती है कि व्यक्ति का जीवन, उसकी आयु और उसका सौंदर्य सदैव बरकरार रहेगा। धन भाव को भी बहुत अच्छी राशि मिल रही है, अच्छा अंक मिल रहा है। इस वजह से व्यक्ति संपत्ति बनाने वाला होगा, खरीदने वाला होगा, बेचने वाला नहीं होगा। उसका दिमाग बढ़ाने में होता है, हटाने में नहीं होता। मेहनत को जितना रंग मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, मतलब कपड़े पे जितना रंग चढ़ाया उतना नहीं चढ़ा, थोड़ा कम चढ़ा है। हाँ, मानसिक शांति भंग जरूर हुई है,
व्यक्ति परिवार के लिए थोड़ा कम रहा है, समाज के लिए थोड़ा ज़्यादा रहा है, पर वो शिकायत परिवार को हमेशा रहेगी, मतलब व्यक्ति आगे भी ऐसा ही रहेगा। पेट कमज़ोर हो सकता है, पित्त की बीमारी परेशान कर सकती है, उसका ध्यान रखना होगा। नौकरी और व्यवसाय में व्यवसाय का योग ज़्यादा है और साहसिक निर्णय के योग ज़्यादा हैं। अगर व्यक्ति कल को नौकरी करता भी है तो भविष्य में व्यापार की तरफ ज़्यादा बढ़िया निर्णय मिलेगा, या व्यक्ति व्यापार स्वतंत्र व्यवसाय करे तो ज़्यादा अच्छा है। कंसंट्रेशन पे थोड़ा और फोकस बढ़ाना होगा, हम कंसंट्रेट करें, लोगों से लगातार मिलें, नेगेटिव ना हो। हालांकि नेगेटिविटी इस कुंडली में है नहीं कहीं, पर जो कभी कभी हावी होती है वो शनि के कारण और राहु के कारण होती है, क्योंकि शनि और राहु दोनों का प्रभाव लग्न पे है। तो व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष है, जो उसका पराक्रम कभी कभी पीछे जा रहा है, वो इसी शनि और राहु के कारण जा रहा है। तो जो परिणाम मिलना चाहिए था जिस एनर्जी के साथ, वो नहीं मिला, तो शनि और राहु के कारण। पूर्व जन्म में भी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धार्मिक और इष्ट के प्रति अपनी अपार श्रद्धा रखने वाला था, ये राहु के कारण है। और अनुभव मिला है जीवन में, उसे अंतिम में कह देगा कि चलो भाई मुझे कुछ मत दो, मुझे शांति दे दो, ये केतु कराते नजर आ रहे है ना। उसके बाद धर्म भाव में नीच के चंद्रमा है, शनि और राहु का प्रभाव है, और वहां पे उनका जो बल है वो नौमांस चक्र में अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा व्ययात्मक भी हो रहा है। इस वजह से चंद्रमा के कारण परिणाम में स्टेबिलिटी नहीं रही, व्यक्ति के जीवन की जो प्रगति रही वो एक जैसी नहीं रही, वो थोड़ी रुक रुक करके आगे बढ़ी है। ये चंद्रमा के कारण हुआ है, क्योंकि वो बाधित हो रहे हैं, गुरु से केंद्र में नहीं है और उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि भी नहीं है। तो वो व्यय होता रहा, जाता रहा, एनर्जी जाती रही, एक तरफा व्यक्ति लगाता गया, पर परिणाम और भाग्य का सुख थोड़ा कम मिला। उसके बाद समाज में जिस तरीके से लोगों के बीच में आदर है, उस तरीके से उस अनुपात में उसका सुख नहीं मिला। और ये इस कुंडली का सबसे परम सत्य है कि आपने जितना दिया, समाज से जितना आपको मिलना था, देने के हिसाब से उतना आउटपुट नहीं आया है। तो ये दशम स्थान के कमजोर अंक के कारण। उसके बाद पर एक बात जरूर है कि मैंने ये बात कही कि दशम स्थान का अंक थोड़ा कम मिला, एकादशवां स्थान बहुत बर्बाद। व्यक्ति समाज के लिए सदैव तत्पर है, चाहे कुछ मिले ना मिले, वो बहुत ज्यादा सोशल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज को व्यक्ति से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये एकादशवां भाव प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो काम भाव है। ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है, ये मोक्ष है। ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है। तो काम में भी पुराण है, अध्ययन है, मोक्ष है। ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है। काम भाव में केतु का कोई लेना देना नहीं होता, वहां पे केतु बहुत अच्छे नहीं होते, वहां राहु कई बार अच्छा परिणाम कर जाते हैं। और केतु व्यक्ति को जीवन में खाली अनुभव ही इकट्ठा करते देखे जाते हैं, वो एक तरफा अनुभव इकट्ठा कर रहा है, परिणाम शून्य या कई बार बहुत कम, 75% मिले, 25% के कारण व्यक्ति का काम रुक जाता है। दो लोगों के बीच में सेतु बनने का काम आर्थिक नुकसान कर सकता है। बजट बनाकर काम करें, जो चीज आपके हिस्से में नहीं आती हो उसकी गारंटी ना लें। एज ए ग्रांटर कभी किसी के लिए काम ना करें, आपके कारण आपके परिवार को नुकसान में जाना पड़ सकता है। ये 12वां भाव प्रदर्शित कर रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और जीवन को क्षरण होने से पहले जितना ज्यादा हो सके संपत्ति इकट्ठा करने पे विचार भी कर लेना चाहिए। समाज को धन की आवश्यकता जरूर होती है, उससे ज्यादा आपके विचारों की भी आवश्यकता होती है। आपके विचार समाज को प्रभावित करते हैं धन से ज्यादा। धन सिर्फ एक दिन में वोट बदल देता है, पर विचार 5 सालों तक लगातार समाज में व्याप्त रहते हैं। तो हमें ज्यादातर अपने आप को उपस्थित करना है विचारों से, धन से नहीं। इस विषय की राजनीति करनी चाहिए। अब आइए, यहां से और भी चीजें मैं अन्य विषय जो बताऊंगा वो मैं अन्य वर्ग चार्ट पे आपका ध्यान लेके आता हूं। तो इतनी सारी बातें मैंने की। दशमांश चक्र की सबसे अच्छी बात, जिसमें लग्नेश का उच्च का होना, सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में कहूंगा। यहां भी भले ही यहां शनि बैठे हैं, थोड़ी बहुत गड़बड़ी दे रहे हैं, लेकिन बुध, सूर्य, मंगल, राहु यहाँ श्रेष्ठ परिणाम। यहाँ भी मंगल जो है वो पराक्रम करा करके ही परिणाम देंगे। यहाँ धर्म से जोड़ करके या धर्म में रुचि व्यक्ति की रहेगी, अनुभवों के साथ उसका भाग्य आगे बढ़ता है कर्म क्षेत्र के लिए। यहाँ सबसे अच्छी बात है गुरु का उच्च का होना, और शुक्र पद की राजनीति, पद प्राप्त करने की लालसा ये देते हैं। दशमांशा चक्र में दशम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना,
लाभ के अधिपति का लग्न में बैठना, ये बहुत उत्तम बात होगी। मतलब ये दोनों ग्रह अपनी दशा काल में श्रेष्ठ परिणाम देंगे। मंगल की दशा मेहनत कराने वाली साबित होगी, या उस समय आप जितनी मेहनत करेंगे उतना परिणाम प्राप्त होगा। अभी शुक्र की दशा चल रही है 2026 के सितंबर और 2024 के बाद से लगातार व्यक्ति के धन अर्जन में वृद्धि हुई, परिणाम मिला। किसी कार्य के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आगे भी कभी ये कुंडली सोचेगी नहीं कि हाँ इस काम के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है। उसके पिता का सहयोग, उसके माता का आशीर्वाद उसे सदैव मिलता रहेगा। भाइयों से संबंध अच्छे रहेंगे, किसी के साथ कोई छुपा हुआ शत्रु नहीं है, चापलूस जरूर हैं। उसके बाद रत्न के आधार पर इस कुंडली में गुरु का रत्न पुखराज बहुत अच्छा रहेगा। अंक के आधार पर 1 और 4 अंक बहुत अच्छे रहेंगे। रंग गेरुआ, पीला, लाल, ये रंग बहुत अच्छा रहेगा, सफ़ेद। कर्क और वृश्चिक राशियां अच्छी रहेंगी। शत्रुता न करें वृष, कन्या और मकर वालों से। धन इस कुंडली का सदैव बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि होरा चक्र के आधार पर जो बात समझ में आ रही है उसमें 1,00,000% कुंडली कभी भी भयानक और भयंकर कष्ट से पीड़ित नहीं रहेगी। सूर्य की दशा में थोड़ी मेहनत आपको करनी जरूर पड़ेगी, लेकिन चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, ये जितने भी ग्रह होंगे वो आपके जीवन को आगे सुखी ही बना रहे हैं। संततियों से, पिता की संपत्ति से, इष्ट मित्र रिश्तेदारों से व्यक्ति को सुख मिलता रहेगा। उसके मित्र सदैव बुढ़ापे तक उसके साथ रहेंगे। भाग्य बल है इस कुंडली में गुरु और बुध के कारण, सूर्य के कारण, चंद्रमा, शुक्र, शनि। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो आपके भाग्य की हानि कर रहा है। भाग्य से व्यक्ति पराक्रमी भी हो रहा है, क्योंकि भाग्यशाली ही पराक्रमी भी होता है। भाग्यहीन मेहनती नहीं होता, क्योंकि वो तब तक खाता रहता है जब तक दूसरे के भाग्य के बटोरे हुए अन्न से उसका भरण पोषण चल रहा है। जैसे सामने वाले का भाग्य खराब होगा, आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुंडली भाग्यशाली है, इस वजह से मेहनती है, पराक्रमी है। भवन, भूमि, वाहन खरीदने बेचने से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो मंगल, गुरु, सूर्य, शुक्र, यहाँ तक कि शनि, बुध भी आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। सावधान होना होगा हमें अरिष्ट चक्र के दशा के आधार पर। शनि, राहु, केतु और गुरु की दशा में हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, जिसमें पेट और हड्डी ज़्यादा परेशान कर सकती है। माता और पिता के लिए अगर बात करें तो पिता का पक्ष थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, पर मातृसुख ज़्यादा स्थिति में दिखाई दे रहा है। संतान का पक्ष भी इस कुंडली में निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संतति के आने के बाद, या संतति जैसे मंगल, जैसे गुरु, जैसे चंद्रमा, जैसे बुध, ये सारे ग्रह संतति की प्रोग्रेस को दिखाने वाले बन रहे हैं। इतनी सारी बातें हैं। दिन के हिसाब से अगर बात करते हैं तो इस कुंडली के लिए गुरुवार और सोमवार बहुत अच्छा दिन रहेगा। नक्षत्र आर्द्रा, मृगशीरा, रोहिणी, अनुराधा, पुष्य, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुन, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दिशा बल के आधार पर तो शुक्र सबसे ज्यादा बलवान है। परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करते हैं तो सारे ग्रह लगभग डिग्री में वृद्ध की अवस्था में हैं, पर मंगलदेव बलवान है, 100% वो आपसे प्रणाम कराएंगे, मेहनती बनाएंगे। सूर्य को बलवान बनाने के लिए 12 बार सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग 12 बार जल गिराना चाहिए और अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा को बलवान बना सकते हैं नियमित दिनचर्या का पालन करके, शिव जी के मंदिर को धो करके। मंगल को बलवान बनाना है पीपल की परिक्रमा करके, पीपल के वृक्ष की सफाई करके। बुध को बलवान बना सकते हैं गणेश जी को समीपत्र अर्पित करके। गुरु को बलवान बनाया जा सकता है पूर्णिमा का व्रत करके। शुक्र को बलवान बना सकते हैं देवी कवच का पाठ करके या सिद्ध कुंजिका पढ़ के। शनि को बलवान बना सकते हैं आलस्य का त्याग करके। राहु को बलवान बनाएंगे गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करके, गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करके। और केतु को बलवान बनाएंगे अपने मन को साफ रख के। क्लियर है? इतनी सारी बातें। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ग्रह जो बैठे हैं उस हिसाब से चंद्रमा से मंगल का साथ में जाना, एक दूसरे के आमने सामने होना बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। उसके बाद चंद्रमा थोड़े पीड़ित जो हो रहे हैं वो शनि और राहु की दृष्टि से हो रहे हैं, जिसके कारण परिणाम कमजोर मिला है, या जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। जो मन अशांत रहा, पराक्रम के बाद जो सुख मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, सूर्य, बुध और शुक्र के कारण और नवांश कुंडली के बुध के कारण। बुध वर्गोत्तम होंगे भाव से, इस वजह से वो कई बार व्यक्ति को वाक्पटु तो जरूर बना देते हैं। लग्न में सूर्य और चंद्रमा, राजनीति में दिलचस्पी या राजनीति का विशेष पद लाभ,
देने वाले बन रहे हैं। यहाँ भी शुक्र राजनीति में पद लाभ दे रहे हैं, समाज में प्रतिष्ठा गुरु देते हुए नजर आ रहे हैं, व्यापार में सफलता बुध देते हुए नजर आ रहे हैं, मानसिक शांति में जो कमजोरी है वो सूर्य और बुध के कारण मिल रहा है। जो अभी तक सफलता में कमजोरी रही वो केतु के कारण यहाँ पे, और आपने जो अभी तक मेहनत किया है, जो आपने चढ़ाई चढ़ी है, वो उस पराक्रम का बल मंगल और राहु के कारण मिला। इतनी सारी बातें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।